हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट जैसे देखा था आपने, वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिमिलरली आईआर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आईआर हम पढ़ेंगे। आईआर के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे फ्रॉम दिसंबर 2025 to जून 2026 में जितने इंपॉर्टेंट आईआर रिलेटेड आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर्स में या पीआईबी में या जितने भी मैगजीन हैं उनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईआर को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज समिट्स एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, एफटीए, ट्रेड पैक्ट्स, देन फोर्थ इज डिफेंस, मैरिटाइम एंड सिक्योरिटी अफेयर्स। पांचवा टॉपिक है वेस्ट एशिया और गल्फ से रिलेटेड जितने भी आईआर के टॉपिक्स हैं वो। फिर बिहार से रिलेटेड भी कुछ, बुद्धिस्ट साइड से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एट लास्ट जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज है उनको मैंने एक साथ क्लब किया है और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक है समिट्स एंड ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया 2026 में ब्रिक्स को चेयर कर रहा है। 2025 में चेयरशिप किसकी थी? ब्राजील की थी। 2026 में इंडिया और 2027 में ये चाइना को दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग मल्टीपल मीटिंग्स हुए हैं, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले चलिए ब्रिक्स क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद इस साल का थीम क्या है वो मैं आपके साथ आपको बताऊंगा। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 11 इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है। वो 11 कौन कौन से हैं? इट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया, जो लगभग 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ब्रिक्स इज अ ट्रेड ब्लॉक जो मल्टीलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करती है। ये 2006 में बना था। इसका पहला मीटिंग हुआ था 2009 में जब साउथ अफ्रीका वाज इन द मेंबर। द फाउंडिंग मेंबर्स वर BRI ओनली, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2009 में इसकी पहली समिट मीटिंग हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करके इसको कंप्लीट करके ब्रिक्स करता है। तो 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करके ये पूरा ब्रिक्स बना। उसके बाद लेटर ऑन अलग अलग कंट्रीज इनको ज्वाइन किया और टोटल अभी 11 मेंबर्स है। सो देखते हैं इस साल का ब्रिक्स का थीम क्या है। द थीम इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इनका इन्होंने एक लोगो भी रिलीज किया है, इंडिया ने ब्रिक्स का एक लोगो रिलीज किया है, दैट इज लोटस एंड अ नमस्ते सिंबल। दिस इज द ब्रिक्स सिंबल लोगो। और इसके रिगार्डिंग, ब्रिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए हैं जिनमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। जैसे ब्रिक्स टैक्स वर्कशॉप हुआ है, ये इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया था। इसका वेन्यू है नागपुर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हुआ था वाराणसी में, ये एक इंपॉर्टेंट है। देन ब्रिक्स जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग विच इज ऑर्गेनाइज्ड एट गांधीनगर, गुजरात। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप, इसका वेन्यू था मध्य प्रदेश का इंदौर। देन सिमिलरली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड देयर इज अ ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम एज वेल जो ऑर्गेनाइज कराया गया था न्यू दिल्ली में। इनका वेन्यू था सुषमा स्वराज भवन। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अबाउट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो अभी 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इंडिया में कंप्लीट हुआ है। सो ये मीटिंग कहाँ हेल्ड हुआ था? इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। क्वाड के मेंबर्स हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट।
और इस मीटिंग के दौरान जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल के लिए दो जॉइंट स्टेटमेंट इन्होंने इशू किया है। तो वन इज क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क एंड द सेकंड वन इज क्वाड स्टेटमेंट ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। तो अपने एनर्जी को सिक्योर करने के लिए और अपने क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने के लिए दो स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट इशू किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ है? ये हेल्ड मतलब हुआ है, इसका वेन्यू है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन ग्लोबल साउथ। ग्लोबल एआई समिट पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश में ऑर्गेनाइज किया गया है। ओवरऑल ओवर 100 कंट्रीज आर इंगेजिंग और इसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ 7 चक्रास। 7 चक्रा क्या क्या है? ह्यूमन कैपिटल, inclusion for social empowerment, safe and trusted AI, science, resilience, innovation and efficiency, democratizing AI resources, and AI for economic development and social good. तो ये 7 चक्रा आप याद रखिएगा, which is related to AI Impact Summit, and there are 3 sutras as well. 3 सूत्रा क्या क्या है? Those are people, planet and progress. तो 3 सूत्र and 7 chakras is related to AI Impact Summit 2000। ये फर्स्ट पहली बार हुआ है किसी ग्लोबल साउथ कंट्री में और इसका वेन्यू याद रखिएगा भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। आता है पैक्सिलिका कोalition, अगर पूछता है तो आप बताइएगा पैक्सिलिका कोalition क्या है? पैक्सिलिका कोalition इज अ यूनाइटेड स्टेट लेड अलायंस जो अपने सिलिकॉन स्टैक को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। सो द पैक्स सिलिका अलायंस इज अ यूनाइटेड स्टेट लेड इंटरनेशनल कोalition डिजाइन टू सिक्योर, प्रोटेक्ट एंड गवर्न द ग्लोबल सिलिकॉन स्टैक। तो ये सिलिकॉन स्टैक से रिलेटेड है। इंडिया हैज ज्वाइंड दिस, दैट्स व्हाई ये पैक्स सिलिका कोalition बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज रायसीना डायलॉग। क्या है? रायसीना डायलॉग इज अ इंडियाज फ्लैगशिप जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स डायलॉग। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार का इनॉग्रल एड्रेस किया गया है फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब द्वारा। सो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस। और इसका थीम है, थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्कार, assertion, accommodation and advancement। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैक्सिलिका कोalition and रायसीना डायलॉग। देन G7 समिट, इंडिया वाज इनवाइटेड। सो कहां पे हुआ था ये? 52nd G7 समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एवियन, फ्रांस के एवियन प्रोविंस में ये हुआ था। इंडिया वाज इनवाइटेड और इंडिया वहां पे इनवाइटेड था और इंडिया ने हाईलाइट किया ग्लोबल साउथ कंसर्न को, क्लाइमेट एक्शन को, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड टेक्नोलॉजी को इंडिया ने हाईलाइट किया था वहां पे। देन G20 समिट एट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये कौन सा G20 समिट है? इट्स 20th G20 लीडर समिट एंड हॉस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अफ्रीकन सॉइल। ये पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया है, विच इज साउथ अफ्रीका में ये ऑर्गेनाइज किया गया है G20 समिट। इसका थीम याद रखिएगा, इसका थीम है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं लाइक ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, इनके थीम्स जरूर याद रखिएगा। तो G20 का थीम है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका वेन्यू है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम it is been hosted by an African country, so it becomes important। then उसी के साइडलाइंस में इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका का भी एक मीटिंग हुआ था जहां पे डिस्कशन टॉपिक्स था यूएनएससी रिफॉर्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, डीपीआई, ह्यूमन सेंट्रिक एआई एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को वहां पे डिस्कस किया गया था। आईबीए से बेसिकली लिंक करता है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका को।
इट लिंक्स 3 डेमोक्रेसीज फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंट्स को ये लिंक करता है। और इस G20 के समिट के दौरान एक रिपोर्ट भी सामने आया है, दैट इज ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट को बनाया है G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने, जिसको चेयर किया गया है नोबेल लॉरेट जोसेफ स्टिग्लिट्स के द्वारा। जोसेफ स्टिग्लिट्स ने ये रिपोर्ट तैयार किया है। जोसेफ स्टिग्लिट्स के हेडेड जो एक्सपर्ट कमिटी थी, उसने ये तैयार किया है ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। अब मिशन 300 क्या है? मिशन 300 इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू 300 मिलियन अफ्रीकन बाय 20। ये याद रखिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू 300 मिलियन अफ्रीकन बाय 2030। ये बैक्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इट इज बैक्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। देन देयर इज अ G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क। इसमें फोकस है डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स एंड लोकल बेनिफिकेशन एंड क्रिटिकल मिनरल्स। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आर नीडेड फॉर क्लीन एनर्जी, बैटरीज एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। सो G20 में एक क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क तैयार किया गया। G20 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हुआ है, ये इट इज लॉन्च्ड बाय इंडिया, दैट इज काउंटरिंग drug terror nexus. So India proposed an initiative on countering the drug terror nexus at G20। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है। और नेक्स्ट टॉपिक है 11th हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस। क्या है? दुनिया भर के जितने हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेट्स हैं, उनका ये एक मीट है। इट ब्रॉट टुगेदर, नॉट दुनिया भर के, ओनली इंडिया के जितने भी ग्लोबल सर्विंग हायर डिप्लोमेट्स है, उनका ये एक मीट है। सो इट ब्रॉट टुगेदर इंडिया हेड्स ऑफ मिशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका थीम है, याद रखिएगा, रिफॉर्मिंग इंडियन डिप्लोमेसी फॉर 2047 के लिए, रिफॉर्मिंग इंडियन डिप्लोमेसी। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? इसका वेन्यू है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स पूसा। अगला टॉपिक है 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ इबोला आउटब्रेक इसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। इंडिया वाज शेड्यूल्ड टू होस्ट द समिट इन न्यू दिल्ली विद द अफ्रीकन यूनियन कमीशन, बट इट वाज पोस्टपोन्ड। अब है नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026। सो हमारा अगला टॉपिक है 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। तो जैसा कि हम जानते हैं, इबोला आउटब्रेक हो गया है अफ्रीका में, तो जिसके कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इंडिया वाज शेड्यूल्ड टू होस्ट द समिट इन न्यू दिल्ली विद द अफ्रीकन यूनियन कमीशन के साथ मिलके इंडिया ये होस्ट करने वाला था, बट इट वाज पोस्टपोन ड्यू टू इबोला आउटब्रेक। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट। क्या है? IBCA इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर इन इंडिया। ये क्या करती है? ये 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन के तरफ वर्क करती है, फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट, कंजर्वेशन के लिए काम करती है। कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स कौन कौन से हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा, जिसमें से जैगुआर एंड पूमा इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। चीता वाज आल्सो एक्सटिंक्ट। एशियन चीता जो इंडिया में पाए जाते थे वो 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, जिसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया गया था इन 2022 विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स एट कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट इंडिया अफ्रीका फोरम के साथ लिंक करके होने वाला था, बिकॉज अफ्रीका कंट्री भी ऐसे, मतलब अफ्रीका में भी मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आर बिग कैट रेंज कंट्री, जहां पे ये बिग कैट्स पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये कंट्रीज आई नहीं, इसीलिए ये पोस्टपोन कर दिया गया है अभी, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मल्टीपल आर्टिकल्स वेर इन द न्यूज रिगार्डिंग दिस मोस्ट अवेटेड समिट। चलिए अगला टॉपिक है ACITI पार्टनरशिप। क्या है? इट इज
ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप वाज, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है जोहान्सबर्ग में। ये फोकस क्या करता है? ये फोकस करता है ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिबल एआई एंड क्रिटिकल मिनरल चेन्स पे ये फोकस करता है। सो ACITI पार्टनरशिप क्या है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। अगला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्विट्जरलैंड के डेवोस में। इसका थीम क्या है? इसका थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड एट डेवोस स्विट्जरलैंड, और इसका थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अब चलिए हम दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं, विच इज रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। सो पहला है वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। सो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज है, इट नोटेड इंडिया रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, और वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है 7.6% ग्रोथ इन 2026 एंड 7.1 था 2025 में। सो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है 7.6% ग्रोथ। एक असेसमेंट रिपोर्ट है विच इज बी रेडी असेसमेंट रिपोर्ट, ये इशू करती है वर्ल्ड बैंक। तो याद रखिएगा बी रेडी असेसमेंट रिपोर्ट है, इट इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। सो द वर्ल्ड बैंक ग्रुप बिजनेस एनवायरनमेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क इट इज। तो बी रेडी एसोसिएटेड किससे है? बी रेडी एसोसिएटेड है वर्ल्ड बैंक से। देन IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिश करता है IMF। इसमें प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ है 3.3% एंड 3.2%। IMF, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? तो इट इज पब्लिश्ड बाय IMF। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज आए हैं रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर का जो चैप्टर है उसमें ये 2 इंपॉर्टेंट डेटाज है, विच इज पहला है इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट इन द वर्ल्ड विथ, इसका कितना रिसीव करता है इंडिया? $135.4 बिलियन। 2025 में इंडिया ने 135.4 बिलियन रिसीव किए थे एज अ रेमिटेंस। सो इंडिया रिमेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिलीज करती है WIPO, उसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव होके 38 हो गया है इन 2025। सो ये दोनों डेटा याद रखिएगा। वन इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38 था एंड इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट, और इसका कितना रिसीव करती है? 135.4 बिलियन इन 2000। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इसको पब्लिश करती है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिलीज किए हैं एंड सोशल ट्रेंड्स रिपोर्ट रिलीज्ड इन जिनेवा। द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.9% जो 2025 में है, और ये अनचेंज रहेगा टिल 2047। जॉब गैप कितना है? जॉब गैप है 408 मिलियन का, और यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है 12.4%। सो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स रिपोर्ट पब्लिश करती है ILO। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें बताया गया है शॉर्ट टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म रिस्क। शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है? शॉर्ट टर्म रिस्क है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, एंड लॉन्ग टर्म रिस्क है बताया गया है क्लाइमेट एंड एडवर्स AI आउटकम्स। अदर जो रिस्क है बताए गए हैं इसमें मिस इंफॉर्मेशन, सोसाइटल पोलराइजेशन, स्टेट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सट्रीम वेदर। सो ये 2 याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म रिस्क है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन एंड लॉन्ग टर्म रिस्क है क्लाइमेट एंड एडवर्स AI आउटकम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसको पब्लिश करती है ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, गैलप एंड UN
SDSN, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। इंडिया का रैंक क्या है? इसमें इंडिया का रैंक है 116th। टॉप रैंक है, फर्स्ट रैंक इज फिनलैंड फॉर द 9th consecutive year and the last rank goes to Afghanistan. India's rank is 116th। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 116। इसको पब्लिश करती है ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, UNSDSN एंड गलप। अब आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन पब्लिश करती है? ये रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को बनाती है और इसमें इंडिया का रैंक है 91, डेनमार्क का रैंक 1 है, फॉलोड बाय फिनलैंड, सिंगापुर। देन ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मेजर क्या करती है? इट मेजर्स परसीव्ड पब्लिक सेक्टर करप्शन, नॉट एक्चुअल करप्शन। परसीव्ड पब्लिक सेक्टर करप्शन को ये मेजर करती है। सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया रैंक 91 और इसको पब्लिश करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 13th एडिशन है और इसमें 163 कंट्रीज पार्टिसिपेट कवर करती है ये इंडेक्स। इसमें रैंक 1 है पाकिस्तान, इट इज एज ऑब्वियस बट ऑब्वियस, एंड इंडिया का रैंक है इसमें 13th। सहेल एंड सब सहारन अफ्रीका रिमेन मेजर टेररिज्म हॉटस्पॉट। नेक्स्ट इज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसको पब्लिश करती है ऑटिलस इंस्टीट्यूट। नेटवर्क्स रेडीनेस इंडेक्स को पब्लिश करती है। इसमें इंडिया का रैंक है 45th, इंडिया रैंक इज 45th एंड सेकेंड अमंग लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। और इसके पिलर्स क्या क्या है? ये पिलर्स है टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट इज वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको पब्लिश करती है जियोर्जटाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा ये इंडेक्स प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक है 131, डेनमार्क फर्स्ट रैंक एंड अफगानिस्तान का रैंक लास्ट है। इट इज लिंक्ड विद यूएनएससी रेजोल्यूशन 130। ये रेजोल्यूशन फोकस करता है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी को, ये फोकस करता है ये रेजोल्यूशन, तो ये भी याद रखिएगा। यूएन रेजोल्यूशन 1325 क्या है? इट इज रिलेटेड टू वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट रिपोर्ट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इसको पब्लिश करती है। इसमें बताया गया है दैट इज टॉप 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, वो 75% ऑफ ग्लोबल वेल्थ को कंट्रोल करता है। टॉप 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल 75% ऑफ ग्लोबल वेल्थ एंड इंडिया में इंडियाज टॉप 10% अर्न्स 58% ऑफ नेशनल इनकम एंड ओन्स अबाउट 65% ऑफ नेशनल वेल्थ। इस लेवल की इनइक्वालिटी है, ग्लोबल इनइक्वालिटी। देन नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसमें इंडिया का रैंक है 16th आउट ऑफ 154 कंट्रीज। सिंगापुर को रैंक 1 दिया गया है और इसमें ये एक लौता नेशनल रैंकिंग है जिसमें ये भारत, चाइना और यूएसए से ऊपर है। इसके डायमेंशंस क्या क्या है? इसके डायमेंशंस है इंटरनल, environmental and external responsibility. So responsible nation index rank country on responsible state behavior, कि responsible state कैसे behave करती है। नेक्स्ट इज एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, कौन पब्लिश करता है? वो पब्लिश करता है तेजांस चीरा एंड एसोसिएट्स, इसे पब्लिश करता है। इंडिया का रैंक 6th है। 11 एशियन इकोनॉमीज में इंडिया का रैंक है 6th। टॉप कंट्रीज चाइना, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इसके बाद 6th रैंक पे इंडिया आता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल, इंडिया 3rd रैंक है, 3rd रैंक ग्लोबली इन ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स। टॉप 3 है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड द 3rd इज India, improved from 7th in 2023 to 3rd in 2024-25.
सो स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में इंडिया थर्ड रैंक करता है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। आईक्यू एयर पब्लिश कौन पब्लिश करती है? आईक्यू एयर पब्लिश करती है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, आईक्यू एयर ही इसको पब्लिश रिपोर्ट पब्लिश करती है। इंडिया को प्लेस किया गया है 6th अमंग मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द 2025 रिपोर्ट। टॉप पे है पाकिस्तान, देन बांग्लादेश एंड ताजिकिस्तान, ये टॉप 3 है। इंडिया इज एट द 6th रैंक। और लोनी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज रिपोर्टेड एज अ मेजर पॉल्यूटेड सिटी हॉटस्पॉट। लोनी याद याद रखिएगा, लोनी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड वन इज न्यू दिल्ली। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू एयर में 6th रैंक है इंडिया का, फर्स्ट इज पाकिस्तान, सेकंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज ताजिकिस्तान। एंड लोनी इन उत्तर प्रदेश was reported as a major polluted city hotspot. Next is UN World Water Development Report 2026. So इसका टाइटल है वाटर फॉर ऑल पीपल, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय यूएन। यूनेस्को, एक्चुअली इसको यूनेस्को पब्लिश करती है। यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम को यूनेस्को रिलीज करती है ऑन बिहाफ ऑफ यूएन, एंड इट इज लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। देन नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक है 36th ओवरऑल एंड 29th इनकम एडजस्टेड। इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है इन्वायरमेंट, जिसमें इंडिया रैंक करती है 8th। और वीकेस्ट पिलर है ट्रेड एंड डेवलपमेंट फाइनेंस, जिसमें इंडिया का रैंक है 38th। देन द नेक्स्ट इज ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। ये ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश करती है यूएनईपी एंड सीसीएसी, ये दोनों मिलके रिलीज करती है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रिपोर्ट में एक टारगेट सेट किया गया है, दैट इज 30% रिडक्शन। जो 2020 का जो एमिशन है, उसमें हम लोग 30% रिडक्शन करेंगे। मतलब वो 2030 में वो चीज अचीव हो जाना चाहिए। दैट इज 30% रिडक्शन बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030। इसमें बताया गया है जो सबसे मेजर सेक्टर है मीथेन जहां से रिलीज होता है वो एग्रीकल्चर है, जहां से 42%। एनर्जी सेक्टर रिलीज करती है 48% एंड वेस्ट रिलीज करता है 20%। तो ये तीन सोर्सेज है मीथेन के। Then next is emission gap report 2025। emission gap report कौन पब्लिश करता है? It is published by UNEP। इसमें बताया गया है the world on track for 2.8 डिग्री टेम्परेचर राइज। मतलब 2.8 डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब जैसे हम अभी यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस को, तो ये 2.8% टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर देगा, which is exceeding the ambitious goal of 1.5 degree of Paris Agreement। इंडिया रैंक करती है थर्ड ग्लोबली फॉर द टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बिहाइंड चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पर इसमें एक कैच है, डिस्पाइट थर्ड रैंक ग्लोबली, बट जो पर कैपिटा इमिशन है, पर कैपिटा इमिशन ऑफ इंडिया इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एमिशन गैप रिपोर्ट जिसको पब्लिश करती है यूएनईपी। Then the next article is State of World Migratory Species Interim Report। इसको भी पब्लिश करती है यूएनईपी। ये पब्लिश किया जाता है फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि होने वाला है कैंपो ग्रांडे ब्राजील में। सो जितने भी माइग्रेटरी स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक मुहिम है। सो स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज इंटरिम रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है? इट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी और इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सीएमएस कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, which is going to be held at कैंपो ग्रांडे ब्राजील। ये ब्राजील में होने वाला है। इसके इंटरिम रिपोर्ट में कहा गया है, इंटरिम डेटा रिवील दैट 49% of CMS listed migratory population are in decline and about 24% of CMS listed species, जो ये migratory species
जो लिस्ट तैयार करती है उसमें 49% में डिक्लाइन है एंड 24% ऑफ सीएमएस लिस्टेड स्पीसीज आर ग्लोबली थ्रेटेंड। सो ये रिपोर्ट का कहना है। देन द नेक्स्ट इज ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट कौन रिलीज करती है? इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी INWEH, which is Institute for Water, Environment and Health। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ इस रिपोर्ट को पेश करती है और ये रिपोर्ट को यूज किया गया है यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2026 में, जो कहाँ हुआ था? ये हुआ था अबू धाबी यूएई में। इसमें बताया गया है, इसका जो मेजर कैच है विच इज एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर विड्रॉल्स। मतलब एग्रीकल्चर ही 70% ग्लोबल फ्रेश वाटर का जो खपत है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में होता है। तो इट इज वेरी अलार्मिंग। और जैसा अभी आपने सुना होगा दैट इंडिया इज गोइंग फॉर ई इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो सोचिए इसमें कितना पानी का खपत होने वाला है। नेक्स्ट इज WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। इसमें बताया गया है इंडिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 1/4 ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस एंड इज सेंट्रल टू ग्लोबल एंड टीबी गोल्स। 1/4 ऑफ टीबी केसेस आर इन इंडिया। ग्लोबल टीबी केसेस आर इन इंडिया। देन द नेक्स्ट इज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट। इसमें टॉप करता है यूएसए का एल कैपिटन इज द टॉप सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। और इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का ऐरावत जो कि ग्लोबली 180th रैंक जिसको मिला है। सो टॉप 500 में ऐरावत ऑफ इंडिया गॉट 180th रैंक एंड एल कैपिटन ऑफ यूएसए इज रैंक फर्स्ट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट। ये रिलीज करती है यूएनडेसा, इसको रिलीज करती है। इसमें बताया गया है जकार्ता इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी। तो यूएनडेसा रिपोर्ट के अनुसार विच इज वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जकार्ता इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 4 कंट्रीज का रैंकिंग है। जकार्ता नंबर 1 पे है मोस्ट पॉपुलस, देन ढाका, देन टोक्यो एंड द 4th वन इज न्यू दिल्ली। ओके, इसमें एक और बात बताई गई है कि द नंबर ऑफ मेगा सिटीज जो थे वो 4 गुना हो गए हैं। 1975 में बस ये 8 एग्जिस्ट करता था, बट अभी 2025-26 में ये बढ़ के 33 हो गए हैं, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है मेगा सिटीज। सो इसका अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट में जो रैंकिंग है हम याद रखिएगा, जकार्ता इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी followed by Dhaka, then Tokyo, and the 4th is New Delhi. Our next topic is FTA, SEPA, Trade Agreements and Economic Diplomacy. जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल बायलैटरल ट्रेड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड होते हैं, जैसे बहुत सारे बैरियर्स इम्पोज्ड होते हैं, जैसे टैरिफ, देन कोटाज, ये सब इम्पोज किया जाते हैं। बट जब 2 कंट्री FTA साइन करती है तो ये बैरियर्स को कम किया जाता है, टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाता है, कोटास को रिड्यूस किया जाता है। और इसका फर्दर है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एफटीए जो होती है वो सिर्फ गुड्स में डील करती है, बट जो सेपा है वो गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन में डील करती है। सो ये डीपर लेवल ऑफ टाई है। जितने तरह के बैरियर्स है उनको नेगोशिएट करके हटाया जाता है ताकि ट्रेड स्मूदन अप हो। सो बायलैटरल ट्रेड, देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डीपर पार्ट है दैट इज डीपर ऑन एंड ब्रॉडर जो लेवल है वो है सेपा। तो इंडिया ने यूएई के साथ सेपा एग्रीमेंट साइन किया था 2022 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज बायलैटरल मर्चेंडाइज जो टाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई दैट हैज ग्रोन स्ट्रांगली, क्रॉसिंग $100 बिलियन को ये क्रॉस कर चुका है। सो रिसेंटली पीयूष गोयल ने ये हमें इन्फॉर्म किया। सो इसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन द सेकंड टॉपिक इज इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है
अब जीसीसी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये जीसीसी के मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जीसीसी के मेंबर्स हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो ये मेंबर्स याद रख लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज इंडिया ओमान सेपा। इंडिया ने ओमान के साथ भी सीईपीए साइन किया है। दैट इज इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जून 2026। ये सपोर्ट क्या करे, इट सपोर्ट्स इंडियन एक्सपोर्ट सच एज टेक्सटाइल, फोकस टेक्सटाइल है, अपैरल है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग है, गुड्स है, सर्विसेज का ये फोकस एरिया है। देन इंडिया ने इसराइल के साथ भी नेगोशिएट किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इनका टॉपिक रहेगा गुड्स, सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, एसपीएस टीबीटी, कस्टम्स, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देन मदर ऑफ ऑल ट्रेड इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कंक्लूड हो गया है। देन इंडिया हैज आल्सो साइंड सीईपीए विथ कोरिया, जो कि इंडिया कोरिया रिलेशन को मच डीपर एक लेवल देती है। इनके टॉपिक्स डिस्कशन के थे गुड्स, सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड, सप्लाई चेन कोऑपरेशन। देन इंडिया ने फिलीपींस के साथ भी एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बनाया है। इनका फोकस एरिया है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मार्केट एक्सेस एंड कमर्शियल कोऑपरेशन। फिलीपींस इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फिलीपींस इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्ट ईस्ट एंड इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट। सो दिस इज व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एक एग्रीकल्चर कोऑपरेशन साइन किया है। दैट इज इंडिया एंड अर्जेंटीना साइंड अ वर्क प्लान फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन हमने किस देश के साथ साइन किया है, दैट इज अर्जेंटीना। इंडिया का आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड अर्जेंटीना का INTA इन्वॉल्व है इसमें। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड्स सस्टेनेबल एग्रोनॉमी, जीरो टिलेज, माइक्रो इरिगेशन, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल एग्रीकल्चर एंड वैल्यू चेन्स पे ये कॉपरेशन की बात हुई है। देन इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात चल रही है, जो रिसेंटली जो सबसे रिसेंट है वो है हुआ है 4 जून को। अभी डिस्कशन चल ही रहा है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया कनाडा जॉइंट लीडर्स स्टेटमेंट। अभी रिसेंट विजिट हुआ था कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने का। इट इज हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट आफ्टर बिकमिंग पीएम। सो इसके रिगार्डिंग इंडिया और कनाडा का भी सेपा साइन हुआ है, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बात हुई है। और इसका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस टॉक से, इस एंगेजमेंट का जो सबसे बेनिफिशियल पार्ट है, दैट इज इंडिया कनाडा यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज नियरली 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम और कंसंट्रेट टू इंडिया ओवर 9 years। 9 साल में 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम और इंडिया को ट्रांसफर किए जाएंगे। डिलीवरीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 2027 से 2035 के बीच में ये जो ट्रांसफर होगा 2027 से 2035 के बीच होगा। और इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अप्रोक्स कैनेडियन $2.6 बिलियन। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जैसा कि हम जानते हैं कनाडा में हाईएस्ट ग्रेड का यूरेनियम पाया जाता है और ये पाया जाता है अथाबास्का बेसिन। और ये थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट है, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल डिपॉजिट। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है कजाकिस्तान एंड थर्ड इज कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे फेमस कौन सा है, इट इज ओलंपिक डैम माइन। तो ये याद रखिए, ओलंपिक डैम माइन जो दुनिया का सबसे सिंगल लार्जेस्ट नोन यूरेनियम डिपॉजिट इन द वर्ल्ड है। कनाडा अगर पूछा जाए तो इट इज एथाबास्का बेसिन। सो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी एनर्जी कॉर्पोरेशन पे बात हुई, जिसमें LNG, सिविल न्यूक्लियर डील और क्रिटिकल मिनरल्स पे बात हुई। तो जो सिविल न्यूक्लियर डील यही डील है, डिलीवरी ऑफ 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम और कॉन्सेंट्रेट टू इंडिया 2027 से 2035 के बीच में ये भेजा जाएगा। और इसका वैल्यूएशन है 2.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर। देन ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल, इसे किसने लॉन्च किया है, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल। इंडिया हैज लॉन्च्ड द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स
पोर्टल। ये क्या है? ये है एक ग्लोबल एंड बायलैटरल ट्रेड का एक डेटाबेस पूरा तैयार किया गया है। ग्लोबल एंड बायलैटरल ट्रेड का एक डेटाबेस तैयार किया है। इट विल हेल्प एक्सपोर्टर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स एंड पॉलिसी मेकर्स मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस पोर्टल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स द सैपलिंग डायलॉग। क्या है? सैपलिंग इज साउथ एशिया पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। ये फोकस करेगा ऑन फूड प्रोसेसिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा सैपलिंग का, साउथ एशिया पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। इट इज अ वर्ल्ड बैंक लिंक्ड रीजनल पॉलिसी डायलॉग एंड इट वाज हेल्ड इन अहमदाबाद। ये कहाँ हुआ था? सैपलिंग डायलॉग अहमदाबाद में हुआ था। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फोकस एरिया इज फूड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप लेड सैपलिंग इनिशिएटिव के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। देन द नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट वीक। इसमें इंडिया शोकेस्ड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टैंडर्ड्स। सो इंडिया शोकेस्ड carbon credit trading scheme and renewable energy standards, and India also showcased trade instruments at World Trade Organization Trade and Environment Week. Then 114th International Labour Conference, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था जिनेवा में। सो ये वेन्यू याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनेवा में। देन इंडिया एनर्जी वीक 2026, ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ? ये सेलिब्रेट हुआ गोवा में। Focus area is energy security, affordability, investment, clean transition, and global energy markets. Then rare earth permanent magnet scheme. ये scheme क्या है? It is a scheme to promote sintered rare earth permanent magnets को promote करने का ये scheme है। ये use होता है EV में, डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स में ये यूज होता है। इसकी लागत है लगभग 7,280 करोड़। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम क्या है? ये प्रमोट करती है सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को, जो यूज होता है ईवी में, डिफेंस में एंड क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन में इसका यूज है। ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये काबिल जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ 3 CPSEs, दैट इज नाल्को, HCL एंड MECL। और इसने काबिल गेट्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम अर्जेंटीना गवर्नमेंट्स ने से इसने क्लियरेंस हासिल कर ली है फॉर डीपर एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स। वहां पे लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए क्लियरेंस मिल गया है। काबिल का काम है फॉर ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स को एक्सप्लोर करना, इनका काम है। सो काबिल गेट्स environmental clearance from Argentina government for deep exploration of 5 lithium blocks. It holds exploration and exclusive rights for 5 prime lithium block covering over 15,703 हेक्टेयर्स। ये कहाँ पे है? ये 5 ब्लॉक कैटामार्का प्रोविंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया लिमिटेड इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पा लिया है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम ब्लॉक्स फ्रॉम द अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट। और ये लिथियम ब्लॉक्स कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन कैटामार्का प्रोविंस। देन चलिए अगला टॉपिक है डिफेंस, मैरिटाइम एंड सिक्योरिटी अफेयर्स। इसमें हम देखेंगे जितने तरह के डिफेंस मीटिंग्स हुए हैं या जो भी डिफेंस रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम देखेंगे। इंडिया एंड इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। तो 10th इंडिया इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ है दिल्ली में। और इसको हेड किसने किया था? इंडिया की तरफ से विनोद बहादे ने इसे हेड किया था और इजराइल की तरफ से नदाब इश्चार ने इसको हेड किया था। सिमिलरली इंडिया इजिप्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, ये भी हुआ था न्यू दिल्ली में।
और इजिप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजिप्ट इज इंपॉर्टेंट वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका मेडिटेरेनियन ग्लोबल आउटरीच के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, इसराइल के साथ भी काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था और इजिप्ट के साथ भी काउंटर टेररिज्म मीटिंग हुआ था। कहाँ इसका वेन्यू है? दोनों दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। देन नाइन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ था मॉरिशियस में। कहाँ हुआ था? नाइन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ था मॉरिशियस में। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडियन फाउंडेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस के हेल्प से ये ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम है कलेक्टिव स्टीवर्डशिप इन इंडियन ओशन गवर्नेंस। थीम कलेक्टिव स्टीवर्डशिप इन इंडियन ओशन गवर्नेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? मॉरिशियस में। अब किसके हेल्प से ऑर्गेनाइज हुआ? इंडियन फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस के हेल्प से। देन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स का मीटिंग हुआ है। एजेंडा क्या था? मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, ट्रेड, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड फिशरीज एंड कनेक्टिविटी। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था इसको। सो वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आयोनिस कॉन्क्लेव क्या है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम में। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इट इज ऑर्गेनाइज इन विशाखापट्टनम। देन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम में। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिव्यूड द फ्लीट और वो ऑन बोर्ड थी आईएनएस सुमेधा के। वाइल रिव्यू फ्लीट को रिव्यू करते हुए वो जिस शिप पे थी उसका नाम है आईएनएस सुमेधा। थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशंस। ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशंस। देन एक्सरसाइज मिलन। एक्सरसाइज मिलन क्या है? एक्सरसाइज मिलन इज इंडियन नेवीज प्रीमियर मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका वेन्यू है विशाखापट्टनम में। सो एक्सरसाइज मिलन is a Indian Navy premier multilateral maritime exercise, venue विशाखापट्टनम। और ये कंक्लूड हुआ था ऑन बोर्ड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट दैट इज आईएनएस विक्रांत पे ये कंक्लूड हुआ था। गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव जिसका वेन्यू है नेवल वॉर कॉलेज गोवा और इसमें डिस्कस किया गया था। इट इज एन ये है क्या? इट इज एन इंडियन नेवी इनिशिएटिव फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन। और इसका फोकस एरिया है प्रैक्टिकल एंड आउटकम ओरिएंटेड आइडियाज फॉर मैरिटाइम चैलेंज। देन क्योंकि म्यांमार के प्रेसिडेंट का विजिट था तो कालादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कालादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है क्या? ये बेसिकली कोलकाता को लिंक करेगा सितवे पोर्ट से, जो जहां से सितवे पोर्ट से ऑन कालादान रिवर ये पलेटवा को जाएगा एंड फ्रॉम पलेटवा इट विल बी कनेक्टेड टू आइजवाल दैट इज मिजोरम। सो कोलकाता से मिजोरम तक की कनेक्टिविटी आएगी इस प्रोजेक्ट से। सो तो जो डिपेंडेंस है ऑन चिकन नेक वो थोड़ी कम हो जाएगी इस प्रोजेक्ट से। और इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोलकाता से सितवे इट इज सी लेन, फिर सितवे से पलटवा इट गोज थ्रू रिवर एंड पलटवा से आइजवाल इट इज बाय रोड। कनेक्टिविटी इज बाय रोड। सो कालादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अभी म्यांमार के प्रेसिडेंट का विजिट था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो कनेक्ट करेगी इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड को। इट विल सपोर्ट आसियान कनेक्टिविटी ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देन इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया डिफेंस टॉक। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड टॉक्स इन सियोल। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है सियोल में विद कोरियन डिफेंस मिनिस्टर। अग्रीमेंट्स हुए हैं ऑन डिफेंस साइबर ट्रेनिंग बिटवीन नेशनल एनडीसी एंड कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी and UN peacekeeping cooperation. Then the next topic is India Mozambique Joint Defense Working Group. ये कहाँ हुआ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था मपूटो में। इंडिया मोजाम्बिक जॉइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप का वेन्यू है मपूटो। देन रशिया ने एक नेवल बेस बनाया है अफ्रीका में। रशिया फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका। ये कहाँ पे है? ये है नियर पोर्ट सुदान ऑन रेड सी।
तो पोर्ट सूडान पे रशिया ने अपना फर्स्ट नेवल बेस बनाया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से अगर रिलेट किया जाए तो मलाका स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये लगभग 150 किलोमीटर दूर है मलाका स्टेट और स्टेट ऑफ मलाका के बीच का डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मलाका स्टेट। मलाका स्टेट है मलाका स्टेट इज अ क्रिटिकल शिपिंग लेन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट करता है ये शिपिंग लेन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रहार प्रहार क्या है? प्रहार इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी। प्रहार इज इंडियाज फर्स्ट national anti-terror policy released by Ministry of Home Affairs. So याद रखिएगा प्रहार क्या है? India's first national anti-terror policy. Then next is Defense Forces Vision 2047. इसको प्रिपेयर किया है HQIDS, that is Headquarters Integrated Defense Staff ने, released by Defense Minister राजनाथ सिंह। और इसका फोकस एरिया है मल्टी डोमेन वॉरफेयर, स्पेस कमांड, साइबर कमांड, ड्रोन्स, एआई, क्वांटम एंड मिसाइल डिफेंस इसका फोकस है। ऑपरेशन हॉकाई। ऑपरेशन हॉकाई क्या है? ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक वाज अ जॉइंट यूएस जॉर्डन ऑपरेशन इन सीरिया। जॉइंट ऑपरेशन है यूएस और जॉर्डन का ऑन सीरिया। इट इज कंडक्टेड एज आईएसआईएस। जब आईएसआईएस ने अटैक किया था पलमायरा पे, उसके रिटेलिएशन में ये ऑपरेशन हॉकाई स्टार्ट किया गया था। इट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ यूएस एंड जॉर्डन। सो याद रखिएगा ऑपरेशन हॉकाई इज रिलेटेड टू यूएस जॉर्डन ऑपरेशन इन सीरिया अगेंस्ट आईएसआईएस। देन the next is India Pakistan nuclear installation list exchange. ये क्या है? It is a 1988 agreement on prohibition of attack against nuclear installation and facilities. कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, उसके रिगार्डिंग ये एक्सचेंज है। अभी रिसेंटली ये एक्सचेंज फिर से हुआ है। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लिस्ट ऑन 1 जनवरी 2026 को ये न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ है, इंस्टॉलेशन एक्सचेंज हुआ है। देन एक्सरसाइज खंजर क्या है? एक्सरसाइज खंजर इज इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। इसका वेन्यू है मिसामारी, असम। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन क्या है? एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इज इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका वेन्यू है चौबतिया, उत्तराखंड। एक्सरसाइज वज्र प्रहार क्या है? एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। इसका वेन्यू है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, पकलो, हिमाचल प्रदेश। एक्सरसाइज लामेतिया क्या है? एक्सरसाइज लामेतिया है इंडिया सीएचएल्स मिलिट्री एक्सरसाइज। वेन्यू है इसका सीएचएल्स डिफेंस एकेडमी। दस्तलिक क्या है? दस्तलिक इज इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका वेन्यू है गुरु फील्ड ट्रेनिंग एरिया, उज्बेकिस्तान। दोस्ती एक्सरसाइज ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, पार्टिसिपेंट्स हैं इनके इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापानीज कोस्ट गार्ड का जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। वेन्यू क्या रहा? मुंबई। और फोकस था हजार्डस एंड नॉक्सियस सब्सटेंस। एक्सरसाइज विनबैक्स। विनबैक्स क्या है? इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज। वेन्यू था हनोई, वियतनाम। एक्सरसाइज एक्यूवेरिन क्या है? इट इज इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। वेन्यू त्रिवनंतपुरम। एक्सरसाइज सूर्यकिरण, इट इज इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। वेन्यू पिथौरागढ़, उत्तराखंड। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मालाबार। मालाबार मेजर मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए ने। इसका वेन्यू था गुआम, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। देन एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2, ये है इंडिया यूएई मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका वेन्यू था अबू धाबी, यूएई। एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इट इज इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका वेन्यू था बेलागावी, कर्नाटका। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, इसका वेन्यू था फील्ड फायरिंग रेंज और इट इज अ इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देन गरुड़ शक्ति, इट इज इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। वेन्यू इज पकलो, हिमाचल प्रदेश। देन एक्सरसाइज
गरुड़ 25, इट इज इंडिया फ्रांस एयर एक्सरसाइज, वेन्यू था मॉन्ट दे फ्रांस। देन एक्सरसाइज अजय वॉरियर, इट इज इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वेन्यू महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। इंडियन ओशन शिप सागर प्रोग्राम क्या है? आईओएस सागर प्रोग्राम क्या है? इट इज अ मल्टीनेशनल मैरिटाइम कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव by the Indian Navy designed to build interoperability and strengthen maritime bonds among Indian Ocean region। इसमें क्या हुआ था? इंडियन नेवल शिप सुनैना सेल्ड एज इंडियन नेवल शिप सुनैना सेल्ड एज इंडियन ओशन शिप सागर, एंड इसने अलग अलग 16 देशों के नेवी पर्सनल्स को कैरी किया था। सो इससे मल्टीनेशनल मैरिटाइम कोऑपरेशन बढ़ता है। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर मल्टीनेशनल मैरिटाइम कोऑपरेशन। सो आईओएस सागर, इसमें जो शिप जो यूज हुई थी वो याद रखिएगा, इट इज आईएनएस सुनैना, जिसको कन्वर्ट किया गया था आईएनएस सागर। आईएनएस सुनैना को कन्वर्ट किया गया था आईएनएस सागर में। देन व्हाट इज सागर मैत्री 5 is an ocean research initiative launched by Indian Navy and DRDO to strengthen scientific cooperation among Indian Ocean region rim countries। okay, तो साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा इंडियन ओशन रिम कंट्रीज में। और इसके लिए जो वेसल यूज हुआ है, दैट वेसल इज आईएनएस सागर ध्वनि, एक ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। सो इस रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया गया है आईएनएस सागर ध्वनि को। आईएनएस सागर ध्वनि इज रिलेटेड टू सागर मैत्री एक्सरसाइज 5। देन एलआर, ये क्या है? इट इज लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये डेवलप किया गया है बाय डीआरडीओ। इसका रेंज है 1500 किलोमीटर और इसका स्पीड है लगभग 10 मैक। इसे इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, डीआरडीओ ने इसे इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, ये क्या है? ये है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर। इट इज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड एनआईबीई लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद इजराइल एल्बिट सिस्टम। सो इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने पुणे के एनआईबीई लिमिटेड के साथ सहयोग के साथ ये डेवलप किया है इंडिया का इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, और इसका रेंज है 300 किलोमीटर। Then next is India's first state BSL-4 laboratory। ये कहाँ बनाया गया है? यह BSL मतलब बायो सेफ्टी लैब है और इसे बनाया गया है गांधीनगर गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन कंट्रोल वेसल, इसका नाम है समुद्र प्रताप। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल क्या है? समुद्र प्रताप। इट इज इंडियाज कोस्ट गार्ड्स फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसका नाम है समुद्र प्रताप। इसे लॉन्च किया गया है गोवा में। अब आ जाते हैं वेस्ट एशिया एंड गल्फ एनर्जी सिक्योरिटी पे। रिसेंटली यूएई ने ओपेक एंड ओपेक प्लस से एग्जिट, टोटल 21 मेंबर। ओपेक प्लस में 21 मेंबर्स और ओपेक के 11 मेंबर्स। ओपेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ओपेक का हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया वियना। ये फाउंड कब हुआ था? ये बॉडी ये फाउंड हुआ था 1960s में, 1960 में इन बगदाद, कैपिटल ऑफ इराक। और इसका यूएई कब पार्ट बना? यूएई पार्ट बना इसका 1971 में। उससे पहले आबू धाबी इसका पार्ट था। इन 1967 में मेन आबू धाबी ने ज्वाइन किया था। सो यूएई का एग्जिट हो चुका है ओपेक और ओपेक प्लस से। तो मेंबर कंट्रीज हो गए हैं ओपेक के 11 और ओपेक प्लस के 21। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान एंड लिंक्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। सो ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, which is further connected to Arabian Sea। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस मेड द स्टेट ऑफ हार्मोज अ सेंट्रल एनर्जी चोक पॉइंट फॉर इंडिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको एक करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया। सो ये याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। देन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट,
अभी जैसा आप जानते हैं जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। और इसके पीछे का रीजन है ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो ईरान डेवलप कर रहा है अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज उसके खिलाफ ये ईरान इजराइल का रिटेलिएशन चल रहा है। सो इजराइल इज बैक्ड बाय यूएसए और वो नहीं चाहती है कि ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बने। अगर वो बन जाते हैं तो इजराइल के लिए एक सिक्योरिटी इशू हो जाएगा। दैट्स व्हाई द वॉर इज गोइंग ऑन। देन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस क्राइसिस के कारण ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर खतरे में आ गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बिकम वल्नरेबल टू वेस्ट एशिया टेंशंस। जो अभी वॉर चल रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आईएमईसी has an eastern leg linking India with the Gulf and another leg linking गल्फ विथ यूरोप। तो यूरोप के से डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाया गल्फ है ये प्रोजेक्ट। तो ये खतरे में है अभी ड्यू टू द ऑनगोइंग क्राइसिस। फिर देयर इज अ विजिट ऑफ यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद इन इंडिया और इसका पर्पस था टू डीपनिंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देन देयर इज अ विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूएई। एक्चुअली उनका यूएई के साथ मल्टीपल फॉरेन टूर था। तो और इनका जो डिस्कशन का टॉपिक था कोऑपरेशन एरिया इज इंक्लूडेड एनर्जी सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी पे डिस्कशन हुआ था इस विजिट में। देन देयर इज अ विजिट ऑफ मोदी जी टू इजराइल। So Prime Minister Modi's state visit to Israel, it happened in the month of February और इंडिया एंड इसराइल ने अपने टाइज को एलिवेट किया है। देन there is a Prime Minister Modi visit to Jordan. PM Modi Jordan visit marked a major West Asia bilateral agreement. ये 75 years of India Jordan diplomatic relations को दिखाता है और इनमें 5 MOU साइन किए गए। दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, कल्चर, पेट्राइलोरा ट्विनिंग एंड डीपीआई। और अभी क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है तो हमारा डायस्पोरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अराउंड 1 करोड़ इंडियंस लिव इन गल्फ कंट्रीज। दीज कंट्रीज their safety, evacuation, preparedness and remittance are the major Indian interest। और जैसा कि हमने देखा था इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस आता है फ्रॉम गल्फ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ओवरसी इंडियन डायस्पोरा के लिए। देन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड एनर्जी बफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास भारत में 3 पेट्रोलियम रिजर्व है। दैट इज इन विशाखापट्टनम, बेंगलुरु एंड पदूर। ये हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अगर पूछे जाए तो कहाँ का है, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु एंड पदूर, जिसकी कैपेसिटी है 0.33 मिलियन मेट्रिक टन। ये कम से कम तकरीबन 9 दिन का फ्यूल है, 9.5 डेज का फ्यूल है। और अगर कंबाइन किया जाए जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास और जो स्टोरेज है तो हमारे पास टोटल 74 दिन का बफर है। वी हैव 74 डेज ऑफ बफर। अब बिहार स्पेसिफिक आईआर देखा जाए, म्यांमार के प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने सबसे पहले बोध गया विजिट किया। सो दिस विजिट ही विजिटेड महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मेडिटेशन सेंटर एंड सुजाता टेम्पल। सो म्यांमार के प्रेसिडेंट बिहार में बोध गया विजिट किए। देन देयर इज अ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड हो चिन मिन एकेडमी एमओयू अभी साइन हुआ है। That is, Nalanda University Rajgir has signed an MOU with Ho Chi Minh National Academy of Politics, Hanoi, Vietnam। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो चिन मिनी अकेडमी का किसके साथ एमओयू साइन हुआ है, तो साइन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ। देन सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज एट नालंदा यूनिवर्सिटी, एक सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज स्टैब्लिश किया जा रहा है इन नालंदा यूनिवर्सिटी। दैट इज a center for southeast asia studies was inaugurated in nalanda university rajgir, inaugurated by P Kumaran, secretary east ministry of external affairs। it will connect nalanda with act east policy, asean studies and buddhist culture diplomacy। it is important। center for southeast asian studies at नालंदा यूनिवर्सिटी और हो चिन मिन में एमओयू साइन किया गया
और म्यांमार प्रेसिडेंट का क्या विजिट बिहार में कहाँ हुआ, तो बोध गया में हुआ। देन भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ कोलंबो, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में, ऑर्गेनाइज विद स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एंड श्रीलंका इंस्टीट्यूशंस। देन सेकेंड, भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ये भी ऑर्गेनाइज हुआ कोलंबो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओडिशा डायमंड ट्रायंगल, इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ओडिशा डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ओडिशा के डायमंड ट्रायंगल को इंक्लूड कर लिया गया है। इस डायमंड ट्रायंगल क्या है? डायमंड ट्रायंगल इज अ प्रीमियर क्लस्टर ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ये क्लस्टर ऑफ एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बुद्धिज्म, ये 3 जगहों पे है, दैट इज रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जाजपुर एंड कटक डिस्ट्रिक्ट। और ये फेमस है फॉर फ्लरिशिंग वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सो Odisha Diamond Triangle is famous for Vajrayana sect and it is being included in UNESCO's tentative list of World Heritage Sites. 3 sites है, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजर्विंग रूरल बुद्धिज्म हेरिटेज है, और अभी द अकेडमी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल बुद्धिज्म हेरिटेज इनॉग्रेटेड एंड अभी इनॉग्रेट हुआ है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, और ये फोकस करता है ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल बुद्धिज्म हेरिटेज। सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? इट इज ऑर्गेनाइज एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। और देयर इज अ हिस्टोरिक 10-day एक्सपोजिशन ऑफ होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास चीफ डिसाइपल्स, कहाँ हुआ है? ये मंगोलिया में हुआ है, एक्सपोजिशन ऑफ होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और वो किन उसका एक्सपोजिशन था? वो थे अरहत सरिपुत्र एंड अरहत मौदगालियाना। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल रिलेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस में। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में के चीफ गेस्ट थे यूरोपियन यूनियन के लीडर। चीफ गेस्ट आर एंटोनियो कोस्टा, who is president of European Council, and Ursula von der Leyen, who is president of European Commission. तो ये दोनों पार्टिसिपेट किए थे। द चीफ गेस्ट ऑफ द 77th रिपब्लिक डे परेड। सो याद रखिएगा, चीफ गेस्ट पूछा जाता है एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ चीफ गेस्ट। देन उसी के बैकड्रॉप में 16th इंडिया यूनियन समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पीएम मोदी, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पार्टिसिपेट किया। मेजर एरियाज included trade, security, defense, clean transition, mobility and multilateral issue. उसी में security and defense partnership discuss हुए, migration and mobility program discuss हुए। Next is India France special global strategic partnership. So recently India and France elevated ties to a special global strategic partnership in 2026. French President Emmanuel Macron visited India और की एरियाज ऑफ डिस्कशन था डिफेंस, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर, एआई इनोवेशन, इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल गवर्नेंस। और इसी विजिट में इंडिया एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड ईयर 26 ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को डिक्लेयर किया गया बाय इंडिया एंड फ्रांस। इस विजिट के दौरान एक इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप भी तैयार किया गया है, दैट इज इनोवेशन रोड मैप 2030 ड्यूरिंग PM Modi's visit to France. Focus area is collaborative efforts towards advancing co-development in critical and emerging technologies. India-France foreign official consultation meeting कहाँ held हुआ था? It was held in Paris. और फ्रांस ने वीजा फ्री ट्रांजिट थ्रू कर दिया है, वीजा फ्री ट्रांजिट थ्रू फ्रेंच कर दिया है फ्रांस ने, कि अब आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं वाया फ्रांस तो आप वीजा फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं। सो इंडिया एंड फ्रांस फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वेयर हेल्ड इन पेरिस, वहीं पे डिस्कस हुआ था। फ्रांस ऑपरेशनलाइज वीजा फ्री एयरपोर्ट ट्रांजिट फॉर इंडियन नेशनल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया जर्मनी टेलीकॉम कॉर्पोरेशन। देयर इज अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन टेलीकॉम कॉर्पोरेशन। तो हमने टेलीकॉम कॉर्पोरेशन किसके साथ साइन किया है? जर्मनी के साथ साइन किया है।
इंडिया जर्मनी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ है बर्लिन में। इंडिया ने नीदरलैंड्स के साथ अपने पार्टनरशिप को एलिवेट किया है। सो इंडिया एंड द नीदरलैंड्स एलिवेटेड देयर टाइज टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड मैरीटाइम हेरिटेज कॉर्पोरेशन। सो इंडिया एंड नीदरलैंड्स साइंड अ हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन इन मैरीटाइम हेरिटेज में ये कॉर्पोरेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग एक एमओयू साइन हुआ है। और इसमें एक एग्रीमेंट हुआ है जो डायरेक्टली लिंक करेगा इंडियाज अपकमिंग नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विच इज इन लोथल, मतलब इसे लोथल में बनाया जाएगा, विद द प्रेस्टिजियस नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम इन एम्स्टरडम। ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे, दैट इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में और नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम एम्स्टरडम। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट कहाँ हुआ? ऑस्लो नॉर्वे में हुआ। फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने अभी हाल फिलहाल में विजिट किया था भारत में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिटेड बुल्गारिया एंड फिनलैंड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर मंथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन से देश विजिट करने गए, तो उस रिगार्डिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिटेड बुल्गारिया एंड फिनलैंड। नेक्स्ट इज इंडिया इटली जॉइंट डिक्लेरेशन to build on India-Italy joint. So India and Italy issued a joint declaration on PM visit to Italy. India-Italy foreign office consultation कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। देन ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर का भारत विजिट हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिप्रस के स्टेट भी इंडिया विजिट पे आए थे, दैट उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडस। इंडिया माल्टा फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट वैलेटा। इंडिया सर्बिया फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बेलग्रेड। इंडिया फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ हेल्ड हुआ था? रेजाविक में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड इंडिया स्वीडन का कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्फर्ड स्लोवाकियाज हाईएस्ट ऑनर। स्लोवाकिया का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस इज कन्फर्ड ऑन मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। इंडिया म्यांमार ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये क्यों? क्योंकि जो म्यांमार के प्रेसिडेंट है यू मिन ऑन्ग, पहले किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने से पहले उन्होंने बोध गया विजिट किया था, तो ये दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बोध गया विजिट बिकम्स इंपॉर्टेंट। म्यांमार के प्रेसिडेंट ने विजिट किया था। इंडिया ने नेपाल के साथ इन्वायरमेंट पे एमओयू साइन किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने किस देश के साथ, किस नेबर के साथ इन्वायरमेंट रिलेटेड एमओयू साइन किया है, तो वी हैव साइंड एमओयू विद नेपाल। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज नेपाल फॉरेन मिनिस्टर शिशिर कनाल विजिट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म, हमने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म साइन किया है? तो वी हैव साइंड इट विद नेपाल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इन्वायरमेंटल एमओयू नेपाल के साथ एंड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म नेपाल के साथ साइन किया हमने। Then there was a visit of Bangladesh foreign minister to India, and who is that? He is Dr. Khalilur Rahman. Then India Lao joint commission meeting कहाँ हुआ था? वो हुआ है दिल्ली में। Then इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स का भी विजिट हुआ इंडिया में। His name is सुगीनो। Then पीएम ने मलेशिया को विजिट किया फॉर इंडिया मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिशमेंट। देन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं टू लाम, उनका सबसे पहला स्टेट विजिट है टू इंडिया। इस विजिट में हमने अपने टाइज को एलिवेट किया है टू एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, इसको एलिवेट किया है। और लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या है इस विजिट के? cooperation in rare earth element, digital payment, culture, health, regulation and public audit। एंड एक और बात हुई है, आरबीआई इन स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम कॉपरेशन ऑन डिजिटल पेमेंट भी हुआ है। और एक ये ट्रेड टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड वियतनाम ने एक टारगेट सेट किया है, दैट इज ऑफ $25 बिलियन बाय 2030। वियतनाम ज्वाइंट इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, और ये टारगेट है ट्रेड का ऑफ $25 बिलियन।
by 2030. Then Republic of Korea प्रेसिडेंट जी ली मुइंग का भी विजिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे वॉयजेस फ्रेमवर्क साइन हुआ ऑन शिप बिल्डिंग शिपिंग एंड maritime logistic was announced. So Voices framework is related to India and South Korea. First India Japan AI strategic dialogue कहाँ साइन हुआ? It was signed in Mumbai. Second India Philippines maritime dialogue, New Delhi. Minister of State for External Affairs has visited Vanuatu and Tuvalu. तो पवित्रा मार्गरेटा हैज विजिटेड वनुआटू टुवालू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज पैसिफिक आइलैंड एंड इंडो पैसिफिक आउटरीच। यूपीआई कंबोडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है विद द एफर्ट ऑफ एनपीसीआई इंटरनेशनल एंड एसीएलईडीए बैंक। कंबोडिया में भी यूपीआई लॉन्च हो चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कैलाश मानसरोवर यात्रा हैज बिगन। तो अगेन जो इशू है रिगार्डिंग नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, ये अराइज हो जाता है। ये अराइज होता है ड्यू टू काला पानी इशू। दे आर टू पासेज, दो पासेज है जिसके थ्रू आप मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। वन इज लिपुलेख पास एंड सेकेंड वन इज नाथुला पास। लिपुलेख पास ये उत्तराखंड में है, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये इंडिया चाइना और नेपाल के टाई जंक्शन पे ये लाई करता है। एंड नाथुला पास इज इन सिक्किम। इन दोनों के थ्रू आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। क्योंकि ये विजिट ज्यादातर लिपुलेख पास के थ्रू होती है, तो ये बॉर्डर इशू बार बार अराइज होता है हर ईयर। सो ये काला पानी इशू से रिलेटेड। देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट टू जमैका सुरिनाम एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो में विजिट किया था उन्होंने। देन देयर इज अ ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा विजिट टू इंडिया। इसमें एक ट्रेड टारगेट सेट किया गया है ऑफ 30 बिलियन बाय 2030। वियतनाम के साथ हमने कितना ट्रेड डील साइन किया था, टारगेट सेट किया था। वियतनाम के साथ भी हमने ट्रेड टारगेट जो सेट किया है वो है $25 बिलियन बाय 2030। और हमने ब्राजील के साथ सेट किया है $30 बिलियन बाय 2030। ब्राजील इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन लैटिन अमेरिका, ये फैक्ट याद रखिएगा। देन वेनेजुएला का जो मादुरो क्राइसिस हुआ है, द वेनेजुएला क्राइसिस वाज कवर्ड एज अ सॉवरेनिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी इशू। तो इसमें हुआ क्या है, यूएस फोर्सेस ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, उनको कैप्चर कर लिया है। इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, इस ऑपरेशन का नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो वेनेजुएला के मदुरो को कैप्चर करने का ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और उनको रिप्लेस कर दिया गया है विथ डेल्सी रॉड्रिगेज, जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाई गई हैं वेनेजुएला की। और डेल्सी रॉड्रिगेज का रिसेंट विजिट हुआ है टू इंडिया। तो वेनेजुएला, क्योंकि हम जानते हैं वेनेजुएला हैज द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व, तो ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये विजिट ऑफ डेल्सी रॉड्रिगेज टू इंडिया। Then Prime Minister Modi visited Ethiopia. It was the first bilateral visit by Prime Minister to Ethiopia. Hosts the African Union headquarters. ये अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है इन एडिस अबाबा, और इथियोपिया ब्रिक्स का भी मेंबर है। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइक्लोन दितवा से साइक्लोन दितवा जो है वो श्रीलंका को हिट किया है, जिसके कारण बहुत सारे कैजुअलिटीज हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन भारत ने स्टार्ट किया है रिगार्डिंग साइक्लोन दितवा। इसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, टू प्रोवाइड इमरजेंसी असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू द आइलैंड नेशन। सो साइक्लोन दितवा इंडिया ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु। सागर बंधु का हिंदी लिटरल मीनिंग है ओशन फ्रंट। अगर पूछा जाए आपसे हयाली गोबी वोल्केनो कहाँ है, तो हयाली गोबी वोल्केनो है इथियोपिया में, which has recently erupted. Then इंडिया अफ्रीका स्किल मल्टीप्लाई इनिशिएटिव, इसमें एम है टू ट्रेन 1 मिलियन अफ्रीकन ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाएगा। टारगेट इज टू ट्रेन अबाउट 1 मिलियन अफ्रीकन ट्रेनर्स, इंडिया अफ्रीका स्किल मल्टीप्लाई इनिशिएटिव। देन इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट्स हो गए हैं। सबसे रिसेंट है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसका दूसरा नाम सुरह तालवी कहा जाता है। 99th वॉल शेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। और
100th इज जयप्रकाश नारायण बर्थ सेंचुरी जो 5 जून को अनाउंस किया गया. दिस इज ऑल्सो इन यूपी, बलिया डिस्ट्रिक्ट, Surahtal, located in Balia district, Uttar Pradesh. So India has 100 Ramsar sites. India has the highest number of Ramsar sites in Asia and third largest globally by number. First is UK, second is Brazil, and third is India. Then Conference of Parties का 30th मीटिंग कहाँ हुआ था? It was held in Belém, Brazil. यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली का 7th मीटिंग कहाँ हेल्ड हुआ? इट हेल्ड इन नाइरोबी. देन इंडिया ने अपना 7th नेशनल रिपोर्ट्स ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबमिट किया है. इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस है इट इज इम्पोर्टेंट अंडर इन्वायरमेंट. The report connects India's domestic biodiversity target with global commitments. Then there is a cheetah translocation to India from Botswana. India में 3 जगह चीता को रखा जाता है. One is Kuno Wildlife Sanctuary, second one is Gandhi Sagar, and third one is Virangana Durgavati Tiger Reserve. All three are located in मध्य प्रदेश. और एक और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है. बनी नेशनल पार्क, बनी इनफैक्ट बनी ग्रासलैंड्स को डेवलप किया जा रहा है. बनी ग्रासलैंड इज इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात. इसको डेवलप किया जा रहा है एज फर्स्ट चीता कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सेंटर. चीता ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किया जा रहा है. कहाँ? बनी गुजरात में. चीता को रखा कहा जाता है अभी इंडिया में? कुनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में. सो बोट्सवाना के चीता को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है 9 चीता इनटू कुनो नेशनल पार्क. It is for the first time a European contingent participated in Republic Day parade. So ये important हो जाता है. इंटरनेशनल IDEA के को हेड कर रहा है इस बार इंडिया. तो इसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल IDEA काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है स्टॉकहोम में. देन दीपावली को इंक्लूड कर दिया गया है इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटरकल्चरल हेरिटेज में. दिवाली को इंक्लूड कर लिया गया है. दिवाली हैज बिकम 16th एलिमेंट. और ये यूनेस्को ICH कन्वेंशन है क्या? इट इज अ 2003 यूनेस्को कन्वेंशन which safeguards living cultural tradition, rituals, performing arts and knowledge system. दीपावली को किसमें इंक्लूड किया गया है? लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज. यूनेस्को के इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दीपावली को इंक्लूड कर लिया गया है. इट हैज बिकम 16th एलिमेंट. इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं? 44 है. सरसोबैकम लिटरेरी सेंटर डेवलप किया जा रहा है यंगून म्यांमार में विद द हेल्प ऑफ इंडिया. तो याद रखिएगा, सरसोबैकमन लिटरेरी सेंटर डेवलप किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया इन यंगून म्यांमार. अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज देख लेते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को. वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को. ये आया भी हुआ है पिछले एग्जाम में. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को. इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व किया जाता है 5 मार्च को. जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 1st of March. वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डेट सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को. वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये सेलिब्रेट किया गया है 4 फरवरी को. एंड सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया गया है 10 फरवरी को. सो विद दिस IR खत्म होता है. आई हैव कवर्ड इट फ्रॉम दिसंबर टिल जून. 15th जून तक मैंने कवर कर दिया है IR को. So hope you like this video. Thank you.